मिट्टी को तुम सिर्फ धूल समझते हो, इसीलिए दुखी हो। जिस दिन तुम मिट्टी को अमृत समझने लगोगे, उस दिन तुम्हारी दरिद्रता भाग जाएगी। रामू, आज शाम को तुम मेरे पास चौपाल पर नहीं, बल्कि मेरे घर के पीछे वाले बगीचे में आना। मुझे तुमसे कुछ ऐसी बातें करनी है जो शायद तुम्हारे फटे हुए दामन को भर सके। मुश्किलें बहुत थी। एक रात भारी बारिश हुई और उनकी हजारों कच्ची ईंटें बह गईं। मंगू फूट फूट कर रोने लगा और बोला, सब खत्म हो गया रामू भाई। रामू, जब तुम्हारी जड़ों को कोई काटना चाहे तो तुम्हें अपनी शाखाएं और फल दूसरों के लिए खुले छोड़ देने चाहिए। रामपुर गांव की दोपहरी जैसे आग उगल रही थी। चैत्र का महीना था और सूरज की तपिश जमीन को झुलसा रही थी। रामू माथे का पसीना पूंछते हुए पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके पास लकड़ी का एक टूटा हुआ हल पड़ा था, जो शायद अब और काम देने के लायक नहीं बचा था। सामने सूखे खेतों की दरारें जैसे रामू की फटी हुई एड़ियों का मजाक उड़ा रही थीं। रामू ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों का नामो निशान नहीं था। तभी उसकी पत्नी कमला एक मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी लेकर आई। उसके चेहरे पर भी थकान थी, पर आंखों में पति के लिए चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ा पानी पी लो रामू, आज भी काम की कोई खबर नहीं आई क्या? नहीं कमला, शहर जाने वाली वो इकलौती बस सुबह 5 बजे ही निकल गई। गांव में जमींदार साहब कहते हैं कि जब तक बारिश नहीं होती वे किसी को मजदूरी पर नहीं रखेंगे। उनके पास पहले से ही बहुत सारे मजदूर हैं जो आधे दाम पर काम करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस 3 महीने से रुकी हुई है। छोटा वाला कह रहा था कि मास्टर जी उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे। मुझे समझ नहीं आता कमला कि भगवान ने हमें इस गरीबी की काल कोठरी में क्यों फेंक दिया। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, कोल्हू के बैल की तरह काम करता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, सिर पर बोझा ढोता हूँ, फिर भी शाम को घर लौटते समय हाथ में सिर्फ चने के कुछ दाने ही होते हैं। अमीर बनने का सपना तो हमारे लिए महज एक मृग तृष्णा जैसा है। इसी बीच गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिनको सब प्यार से काका कहते थे, वहां से गुजरे। उनकी कमर झुकी हुई थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बुजुर्गों के अनुभव की गवाह थी। काका रुके और अपनी लाठी टेकते हुए बोले, रामू बेटा, धूप में बैठकर भगवान को कोसने से साया नहीं मिलता। साया तो या तो पेड़ देता है या खुद की बनाई हुई छत। काका, आप तो हमेशा पहेलियां ही बुझाते हैं। मेरी हालत देखिए, हाथ मिट्टी में सने हुए हैं, पेट खाली है और आप छत की बात कर रहे हैं। मेरी किस्मत में तो सिर्फ ये मिट्टी लिखी है। काका मुस्कुराए और बोले, मिट्टी को तुम सिर्फ धूल समझते हो, इसीलिए दुखी हो। जिस दिन तुम मिट्टी को अमृत समझने लगोगे, उस दिन तुम्हारी दरिद्रता भाग जाएगी। रामू, आज शाम को तुम मेरे पास चौपाल पर नहीं, बल्कि मेरे घर के पीछे वाले बगीचे में आना। मुझे तुमसे कुछ ऐसी बातें करनी है जो शायद तुम्हारे फटे हुए दामन को भर सके। कमला ने उम्मीद भरी नजरों से रामू की ओर देखा और बोली, जाकर देख लेना चाहिए रामू, काका ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ठीक है, हारने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा है। शाम को मिलूंगा उनसे। जैसे ही शाम हुई, रामू काका के कच्चे मगर साफ सुथरे घर के चक्कर लगाने लगा। काका का घर गांव के छोर पर था, जहां हरियाली थोड़ी ज्यादा थी। शाम की ठंडी बयार बह रही थी, मंदिर की आरती की ध्वनि गूंज रही थी। रामू काका के घर के पीछे पहुंचा। वहां काका एक छोटी सी क्यारी में कुछ पौधों को पानी दे रहे थे। काका ने बिना मुड़े ही पूछा, आ गए रामू? हाँ काका, आपने बुलाया था? काका ने पानी का लोटा रखा और रामू के पास आकर बैठ गए और बोले, रामू, एक बात बताओ, इस गांव में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? गरीबी और धूल काका। नहीं बेटा, इस गांव में सबसे ज्यादा मिलती है मिट्टी। वो मिट्टी जो तालाब के किनारे है और वो मिट्टी जो खेतों में है। बस फर्क ये है कि सब खेत वाली मिट्टी के पीछे भागते हैं, तालाब वाली मिट्टी को सब कीचड़ समझकर छोड़ देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखो रामू, शहर बढ़ रहा है, वहां नए घर बन रहे हैं और उन घरों को बनाने के लिए ईंटें चाहिए।
हमारे तालाब के पास जो लाल और काली मिट्टी है, उसे अगर सही तरीके से पकाकर ईंट बनाई जाए तो वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत होगी। तुम्हारे पास हाथ है, ताकत है, क्यों नहीं तुम खुद का एक छोटा सा ईंट का भट्टा शुरू करते? भट्टा? काका, मुझे अपनी औकात पता है। भट्टा लगाने के लिए हजारों रुपए चाहिए, कोयला, मजदूर, जगह। मेरे पास तो 1 रुपया भी फालतू नहीं है। काका अंदर गए और एक पुरानी फटी हुई रेशमी पोटली बाहर लेकर आए। उन्होंने उसे रामू के हाथ में रख दिया और आदेश दिया। इसे खोलो। रामू ने कांपते हाथों से पोटली खोली। उसमें कुछ पुराने सोने के सिक्के थे और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ अजीब से नाम लिखे थे। रामू चौंक कर बोला, काका, ये क्या है? ये वो धन है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से इकट्ठा किया था ताकि बुढ़ापे में दवा दारू कर सकूं। पर मुझे लगा कि मरते समय ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। मैं ये तुम्हें देता हूं, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? ये पैसे तुम्हारे नहीं है, ये एक कर्ज है। जब तुम पहले 10,000 ईंटें बेच लो तो इसका दुगना धन तुम गांव के स्कूल के लिए दान करोगे। और दूसरी बात, तुम अकेले काम नहीं करोगे, गांव के उन 5 लड़कों को साथ लोगे जिनकी हालत तुम्हारी जैसी है। उन्हें भी तुम काम सिखाओगे। क्या मंजूर है? मंजूर है काका, जान भी देनी पड़े तो मंजूर है। एक और बात याद रखना, पैसे से आदमी अमीर नहीं होता। इंसान अमीर तब होता है जब वो अपनी सफलता में दूसरों का हिस्सा रखता है। और वो कागज का टुकड़ा, उसमें कुछ औषधियां हैं। ईंट के भट्टे के पास ही इसकी खेती करना, शहर के वैद्यों को ये बहुत पसंद आएगी। रामू उस रात सो नहीं सका। उसने कमला को सब बताया। कमला की आंखों में सालों बाद उम्मीद के दीपक जल रहे थे। अगली सुबह से ही रामू का जीवन बदल गया। उसने गांव के कुछ बेरोजगार युवाओं, मंगू, छक्कन और बिरजू को इकट्ठा किया। उन्हें काका की योजना बताई। पहले तो वो डर रहे थे, पर रामू के अटूट विश्वास ने उन्हें जोड़ दिया। उन्होंने तालाब के किनारे डेरा डाल लिया। दिन भर वे कीचड़ में सने रहते, मिट्टी को गूंथते, उसे सांचों में ढालते, फिर उसे छांव में सुखाते। सूरज की तपिश अब उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि उनकी ईंटों को सुखाने में मदद कर रही थी। मुश्किलें बहुत थीं। एक रात भारी बारिश हुई और उनकी हजारों कच्ची ईंटें बह गईं। मंगू फूट फूट कर रोने लगा और बोला, सब खत्म हो गया रामू भाई। भगवान भी नहीं चाहता कि हम अमीर बने। नहीं मंगू, ये बारिश हमारी परीक्षा है। मिट्टी अभी भी वही है, तालाब भी वही है। हम फिर से शुरू करेंगे और इस बार ईंटों के ऊपर छप्पर भी डालेंगे। उन्होंने फिर से काम शुरू किया, इस बार और ज्यादा जोश के साथ। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उनकी पहली भट्टी तैयार हुई। आग सुलगाई गई, धुआं आसमान को छूने लगा। सारा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो गया था। जमींदार साहब का बेटा विक्रम वहां अपनी सवारी पर आया। उसने रामू का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओए ईंट वाले, सुना है तू महल बनाने चला है। तेरी ये कच्ची ईंटें कौन खरीदेगा? हुजूर, वक्त बताएगा कि किसकी ईंट मजबूत है। अगर ये भट्टी कामयाब हो गई तो आपके महल की मरम्मत भी इन्हीं ईंटों से होगी। विक्रम हंसते हुए चला गया, लेकिन चमत्कार तो तब हुआ जब भट्टी खुली। ईंटें सुर्ख, लाल और खनकती हुई निकली। उनकी आवाज ही बता रही थी कि वे कितनी ठोस थीं। गांव में जिला अधिकारी का दौरा हुआ। वे गांव में एक सरकारी अस्पताल बनवाने के लिए जमीन का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने रामू की मेहनत देखी और ईंटों की गुणवत्ता की जांच करवाई। जिला अधिकारी ने घोषणा की, हमें अस्पताल के लिए 1 लाख ईंटें चाहिए और हमें रामू से बेहतर सप्लायर इस पूरे जिले में नहीं मिलेगा। उसे एडवांस के तौर पर एक बड़ा चेक मिला। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी। उसने सबसे पहले स्कूल जाकर बच्चों की फीस भरी और गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम अभी बाकी था, काका का वो वादा। सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आईं। अब रामू के पास पैसा था तो कुछ जलने वाले लोग भी पैदा हो गए। लला सुखीराम ने रामू के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने गांव के पानी की सप्लाई रोक दी ताकि रामू काम न कर सके। रामू,
जब तुम्हारी जड़ों को कोई काटना चाहे तो तुम्हें अपनी शाखाएं और फल दूसरों के लिए खुले छोड़ देने चाहिए। रामू ने गांव वालों की एक सभा बुलाई। उसने सबके सामने कहा, भाइयों, ये तालाब और ये मिट्टी सबकी है। मैं यहाँ सिर्फ ईंटें नहीं बना रहा, बल्कि मैं एक योजना बना रहा हूँ जिससे हमारे गांव के हर घर में बिजली और पानी पहुँचेगा। मैं अपनी आधी आमदनी गांव के विकास के लिए लगाऊंगा। गांव वाले जो रामू की मेहनत के गवाह थे, वे उसके साथ खड़े हो गए। सुखीराम अकेला पड़ गया। रामू ने उसे भी माफ कर दिया और अपने गोदाम का हिसाब रखने का काम दे दिया। समय बीतता गया। 5 साल बाद रामपुर गांव की शक्ल बदल चुकी थी। पक्की सड़कें थीं, एक अस्पताल था और वही स्कूल जहां रामू के बच्चे पढ़ते थे अब उस जिले का सबसे बड़ा कॉलेज बन चुका था। अब रामू सेठ के नाम से जाना जाता था, पर उसने कभी वो पुरानी फटी हुई बनियान नहीं फेंकी। उसने उसे अपने ऑफिस में एक फ्रेम करवा कर लगाया था, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। एक शाम काका बहुत बीमार पड़ गए। रामू उनके पास पहुंच गया। काका ने पूछा, रामू, क्या तुम अब अमीर हो? हाँ काका, मैं बहुत अमीर हूँ। काका मुस्कुराए और अपनी आंखें मूंद ली। रामू जानता था कि काका का मतलब पैसों से नहीं था। रामू की अमीरी उन हजारों मुस्कुराते चेहरों में थी जिन्हें उसने रोजगार दिया था। उसकी अमीरी उस माँ की दुआओं में थी जिसके बच्चे का इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त हुआ था। आज भी रामपुर गांव में एक पुरानी कहावत मशहूर है, अगर बनना है तो रामू जैसा बनो, जो मिट्टी को सोना और सोने को समाज का गहना बना दे। काका के जाने के बाद रामू ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी बदल गई है। गांव में अब सुख सुविधाएं तो थीं, लेकिन नई पीढ़ी के बच्चों में वो मिट्टी की खुशबू कम होती जा रही थी। वे शहर की चकाचौंध की तरफ ज्यादा देख रहे थे। एक दिन रामू कॉलेज के पास बने नए चौपाल पर बैठा था। उसका अपना बेटा आकाश, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उसके पास आकर बोला, पिताजी, हमें ये ईंट का व्यापार अब बंद कर देना चाहिए। शहर में अब कंक्रीट और स्टील का जमाना है। ये धुएं वाली भट्टियां बेकार हैं। बेटा, ये भट्टियां सिर्फ ईंटें नहीं पकाती, ये गांव के 300 परिवारों का चूल्हा जलाती हैं। तुम जिसे पुराना कह रहे हो वो गांव का वजूद है। लेकिन हमें आधुनिक होना होगा। आधुनिकता वो नहीं जो अपनी जड़ों को जला दे, बल्कि वो है जो जड़ों को सींचे। हमने इन ईंटों से एक स्कूल बनाया, एक अस्पताल बनाया। क्या तुम्हारा शहर का स्टील किसी गरीब को उसकी खुद की मिट्टी से जोड़ सकता है? उस दिन रामू ने गांव के युवाओं के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ग्राम उदय केंद्र। यहाँ तकनीक और मिट्टी का संगम था। वे अब सिर्फ ईंटें नहीं, बल्कि मिट्टी से बने आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की तकनीक सिखाने लगे। रामू की पत्नी कमला अब गांव की महिलाओं को जड़ी बूटियों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग का काम सिखाती थी। वो छोटी सी क्यारी जो काका ने शुरू की थी, अब एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन चुकी थी। गांव का मास्टर जी भी अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन वे रोज शाम को रामू के साथ बैठते थे। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, रामू, तुमने कभी सोचा था कि तुम इस मुकाम तक पहुंचोगे? नहीं मास्टर जी, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि अगर मैं आज नहीं जागा तो कल मेरा बच्चा भी उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को कोसेगा। मैंने सिर्फ अपनी किस्मत बदलनी चाहिए थी, पर काका ने मुझे सिखाया कि किस्मत बदलने का रास्ता दूसरों के आंसू पोंछने से होकर गुजरता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी जब रामपुर गांव से कोई गुजरता है तो उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ के लोग सिर्फ अमीर नहीं हैं, वे संपन्न हैं, दिलों से और रिश्तों से। रामू की वो पुरानी बनियान आज भी उसके दफ्तर की दीवार पर है। उस पर पसीने के जो दाग थे वे अब संघर्ष के तमगे लगते हैं। इस कहानी का सार यही है कि अमीर बनना एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और उस यात्रा में जो हम दूसरों के काम आते हैं वही हमारी असली कमाई होती है। समाज वही मजबूत होता है जहां हर व्यक्ति दूसरे का सहारा बनता है। इस कहानी की लंबाई और गहराई रामपुर गांव की मिट्टी की तरह ही अनंत है, जो हर बार सुनने वाले को एक नया सबक सिखाती है।